क्वेश्चन में दिया है शो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल एंड हेंस फाइंड डायगोनल फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स वेयर ए इज द गिवन मैट्रिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट रो के एलिमेंट दिए हुए 4 6 6, सेकेंड रो के एलिमेंट दिए हुए 1 3 2 और थर्ड रो के एलिमेंट दिए हुए -1 -5 -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एरो देखिए लिख दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है, जहाँ पर हम लोग डायगोनल एलिमेंट से सिर्फ माइनस लैम्बडा कर देंगे। ठीक है, क्या कहा, दिए हुए मैट्रिक्स को हमें डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से ही माइनस लैम्बडा किया जाएगा और बाकी के एलिमेंट्स हमें एज इट रखने होंगे और इक्वल टू में 0 देना होगा। ठीक है, देखो जो पॉइंट बताया था वो वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। डायगोनल एलिमेंट से जस्ट माइनस लैम्बडा कर दिया हम लोगों ने और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट लिख दिए है, वो सब कुछ हमें डिटरमिनेंट के अंदर ही पुट करके दिखाना होता है और इक्वल टू में 0 देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, यानी कि 3 रो थे और 3 कॉलम थे, इसके कारण हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, लैम्बडा क्यूब ही लिखना होगा। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग डिटरमिनेंट निकालते हो उस तरीके से एक इक्वेशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, वो डायरेक्टली लिखने का एक तरीका था, वो डायरेक्टली वही तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लैम्बडा क्यूब लिखा, उसके बाद अल्टरनेट हमें प्लस माइनस साइन दे के जाना होता है। क्या कहा, अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन यूज़ करने होते हैं। इसके बाद साइन क्या होगा यहाँ पर माइनस, लेकिन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस आएगी तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएगी। अभी आप लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सिर्फ सारे डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन कर दोगे। अभी लैम्बडा क्यूब के आगे का एलिमेंट लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना आपको, उनका एडिशन कर देना है। 4 + 3 7, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, +5 आया ना। और क्या कहा था यहाँ पर, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन दो, प्लस से शुरुआत करनी होगी, प्लस दिया, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर क्या आया था, रिजल्ट 5 आया था। डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन करने पर रिजल्ट कितना आया, 5, तो यहाँ पर 5 लिखा नंबर और साथ में ये लैम्बडा स्क्वायर आप लोग लगा दोगे। ठीक है, इसके बाद जो भी नंबर आएगा उसके लिए साइन क्या होगा, बाय डिफॉल्ट प्लस होगा, लेकिन अगर नंबर का साइन अगर माइनस आता है तो वो माइनस साइन इस जो भी साइन आएगा यहाँ पर प्लस को ओवरराइड करेगा, क्योंकि हम लोग अल्टरनेट कैसे जा रहे थे, प्लस माइनस प्लस, लेकिन अगर नंबर का साइन माइनस आता है तो वो माइनस साइन इस प्लस को ओवरराइड करेगा। ठीक है, देखते हैं वो यहाँ पर नंबर क्या आएगा और क्या साइन के साथ आएगा। लैम्बडा स्क्वायर के बाद जो नंबर आएगा उसे कैसे निकाला जाएगा, देखो आप लोगों को क्या करना होगा, जो लेफ्ट साइड के जो 4 नंबर दिख रहे हैं ना, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के लेफ्ट कॉर्नर के, देखो लेफ्ट कॉर्नर के जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं 2x2 ऑर्डर के, वो लिखो। 4 लिखा, 1 लिखा, 6 लिखा और ये 3 लिखा। ठीक है, उसको लिखा। उसके बाद अभी ये राइट कॉर्नर के लिख दो। राइट कॉर्नर के क्या होंगे एलिमेंट्स, क्या है वो, 3 2 -5 -2 है। ठीक है, उनको डिटरमिनेंट के अंदर लिख देना है। अभी क्या करो, कॉर्नर कॉर्नर के लिख दो। कॉर्नर कॉर्नर के क्या रहेंगे, 4 6 -1 -2, क्या लिखा फिर, ये 4 6 -1 -2 लिखा। ठीक है, इन सब के डिटरमिनेंट निकालो, उनका एडिशन कर दो। 4 3 कितना होता है, 4 3 होता है 12, 12 - 6 × 1 6, तो 12 - 6 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इसे सर्कल करके रखा। ये क्या होगा, 3 × -2, 3 × 2 होता है -6, -5 × 2 होता है -10, लेकिन उसके पहले एक माइनस आता है तो ये क्या बनेगा, +10 बनेगा। ठीक है, 4 × -2 कितना होता है, -8 होता है। 6 × -1 -6 होता है, लेकिन उसके पहले एक माइनस आता है तो ये +6 बनेगा। ठीक है, तो इन सब का एडिशन देखो, ये तो 6 आ रहा था, 10 - 6 कितना होता है, +4, तो ये +4 लिखा, -8 + 6 कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, इन सब का एडिशन करो, 6 + 4 10, 10 - 2 8, तो ये 8 आया, साइन कैसा आया, प्लस आया। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस 8 आया ना, तो यहाँ पर 8 क्या लिखोगे, लैम्बडा लिखोगे। ठीक है, देखो साइन कैसे यूज़ करना था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो, प्लस माइनस, इसके बाद लैम्बडा के बाद जो कांस्टेंट आएगा उसका साइन कैसा होगा, यहाँ पर माइनस देगा, लेकिन जो कांस्टेंट अगर माइनस आता है तो वो माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को आप लोग ठीक से ध्यान दो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली लिखते हो। अभी ये जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है डायरेक्टली उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू लिख देना, वो हम लोग कैलसी से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स को मैंने मैट्रिक्स ए नाम से कैलसी के अंदर ये सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, 4 6 6 1 3 2 -1 -5 -2। ठीक है, इसका मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालूंगा कैलसी से, वो डिटरमिनेंट मिलेगा हमें 4। ठीक है, तो साइन कैसा देना होगा, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट कैसा आया था, 4 आया था, तो ये माइनस साइन होल्ड करेगा यहाँ पर 4 लिखा = 0। अगर यहाँ पर वैल्यू माइनस आती थी, माइनस यहाँ पर साइन आ रहा था, साइन कन्वेंशन वाइज, तो माइनस माइनस क्या लिखते थे, इसको प्लस लिखते थे। ठीक है, ये हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा है। आगे इसी रूट को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, इसके 3 रूट आएंगे, तो लैम्बडा क्यूब = क्या आएगा, वो रूट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 3 रूट आएंगे, लैम्बडा क्यूब है तो यहाँ पर 3 रूट आएंगे, लैम्बडा की वैल्यू क्या आती है उसे हम लोग डायरेक्टली कैलसी से कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो अगर हम लोग इसको कैलसी से सॉल्व कर लेते तो हमें 2 ही रूट मिल रहे, मैंने इक्वेशन पुट कर दिए, कोएफिशिएंट पुट कर दिए थे। तो देखो पहला रूट क्या आएगा, x1 नाम से 1 आया,
और x2 रूट कितना आया 2 आया, x3 आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो पहला रूट आया ना वो रिपीट है, सॉरी पहला नहीं, जो लास्ट वाला रूट होगा वो रिपीट होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी 1,2,2 लिखनी होगी, ठीक है। इसके आगे हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, लैम्बडा की वैल्यू 1 लेकर हमें आइगन वेक्टर निकाल लेना है। ये क्या हो गया, ये आपके आइगन वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। साइड में मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है आइगन वैल्यूज़ है। ये हर एक आइगन वैल्यूज़ के ऊपर हमें आइगन वेक्टर निकालना होगा अभी। वैसे तो दिया हुआ मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, आइगन वैल्यूज़ कैसे होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी कि हर एक आइगन वैल्यू अलग होनी चाहिए। यहाँ पर आइगन वैल्यू 2 ये रिपीट हुई है, तो फिर भी ये दिया हुआ मैट्रिक्स ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए एक कंडीशन आएगी। वो कंडीशन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। क्या कहा, अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होती है, यानी कि हर एक वैल्यू अलग होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। लेकिन कुछ वैल्यूज़ रिपीट होने पर भी दिया हुआ मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो सकता है। वो कंडीशन क्या होती है उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। फिलहाल तो हमें क्या कर लेना है, लैम्बडा इक्वल टू 1, इस आइगन वैल्यू पे हमें एक उसका पर्टिकुलर आइगन वेक्टर निकाल लेना है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, पुट लैम्बडा इक्वल टू 1 इन लिखा है, ठीक है। पुट लैम्बडा इक्वल टू 1 इन, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डाला, a माइनस लैम्बडा आई लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये x लिखा, इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, वो ओ मैट्रिक्स है, वो मतलब नल मैट्रिक्स का नोटेशन है वो, ठीक है। यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके आगे क्या लिखा, कॉमा देखे, ओई गेट लिखा, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट बता रहा हूँ, मैंने कहा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, ये जो शुरुआत में हमने लिखा था ना राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लैम्बडा की वैल्यू अभी हम लोग कितनी ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। क्या लिखा, पुट लैम्बडा इक्वल टू 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x क्या होगा, आपका आइगन वेक्टर होगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करना होगा, एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट देना है, ठीक है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स जैसा एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेना है। डायगोनल एलिमेंट्स में हम लोग लैम्बडा की वैल्यू कितनी लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, तो 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये साइड के एलिमेंट लिख लेंगे फर्स्ट रो में 6 तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगा आपका 3 6 6 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रो में देखो क्या लिखेंगे हम लोग, लैम्बडा की वैल्यू 1 है, 3 माइनस 1 2 1 2 2 लिखना होगा। यहाँ पर सेकंड रो में क्या लिखूंगा मैं 1 2 2। ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो आइडेंटिकल है, क्यों, अगर मैं फर्स्ट रो में 3 से डिवाइड कर दूंगा तो पहला और दूसरा रो सेम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रो देखते हैं, -1 आएगा, -5 आएगा, इधर -1, इधर लिखा -5, आगे क्या लिखूंगा मैं, देखो 2 -2 और ये लैम्बडा की वैल्यू 1 है, तो -2 -1 कितना होता है -3। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, -3 लिख देना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर ये ओपनिंग फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ये x का मतलब क्या, आइगन वेक्टर, वो क्या होंगे x1 x2 x3 लिखा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स के लिए था वो 0 0 0, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके आगे बाय क्रैमर्स रूल यूज़ करने के लिए हमें इक्वेशंस बना लेने होंगे। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, इक्वेशंस बनाने के लिए दो इक्वेशंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे इक्वेशंस लेने जिनके मतलब जो आइडेंटिकल ना हो। अगर पहला दूसरा अगर इक्वेशन कंसिडर करते तो वो तो आइडेंटिकल है, ठीक है, क्योंकि उनके रेशियो सेम आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर दूसरा और तीसरा ही लेना होगा, या फिर पहला या फिर तीसरा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन बनाने के लिए मिडल वाला और ये तीसरा वाला रो कंसिडर कर रहा हूँ। तो 1 इंटू x1 कितना होगा, x1 होगा, ठीक है। 2 इंटू x2 कितना होगा, 2x2, उसके आगे क्या होगा, ये 2x3 हो जाएगा, इज इक्वल टू सामने कितना होगा 0 एंड लिखा आगे। तीसरा रो कंसिडर कर रहा हूँ, -1 इंटू x1 माइनस x1 -5 टाइम्स ऑफ x2 -3 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना होगा बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल यूज़ करने के लिए कंडीशन क्या होता है, जो भी दो इक्वेशंस होते हैं उनके रेशियो सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाय क्रैमर्स रूल लिखेंगे। ये क्रैमर्स रूल हम लोगों ने जो स्कूल में सीखा है वैसा वाला नहीं है, कुछ अलग है, ठीक है। तो बाय क्रैमर्स रूल लिखा, x1 x2 x3 ये 3 वेरिएबल्स है ना यहाँ पर। तो ये पहला वाला x1 मैंने लिखा, x1 लिखने के बाद नीचे मैं डिटरमिनेंट जैसा कुछ स्पेस बना दे रहा हूँ, इज इक्वल टू मिडल वाला -x2 ही लिखना है, इतना याद रखना। यहीं पे गलती हो सकती है स्टूडेंट लोगों से, वो माइनस साइन देना भूल सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू, अब ये तीसरा वाला लिखा, उसके बाद फिर से डिटरमिनेंट जैसा मैंने सिंबल बनाया, आके क्या दिया, इक्वल टू देके t बना दिया, ठीक है। तो x1 दिख रहा है, x1 के नीचे मैंने डिटरमिनेंट जैसा एक स्पेस बनाया था, वहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पहला वाला जो इक्वेशन दिख रहा है ना, पहला वाला इक्वेशन, वहाँ पर x2 और x3 के जो कोएफिशिएंट है वो लिख दो फर्स्ट रो में, तो वो दोनों के इसमें 2 है। उसके बाद अभी जो दूसरा इक्वेशन दिख रहा है वहाँ पर भी नीचे क्या लिखोगे, नीचे वाले रो में x2 और x3 के कोएफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा -5 और -3, ठीक है। तो x1 के छोड़कर, मतलब बेसिकली क्या, x1 जब निकाल रहे हैं, x1 के जब नीचे लिखेंगे तो x1 के छोड़कर कोएफिशिएंट लिखोगे। अभी यहाँ पर -x2 होगा, ये कंसेप्ट के हिसाब से -x2 आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से x2 के कोएफिशिएंट छोड़कर जो x1 और x3 के होंगे वो लिखने होंगे। x1 का कितना है 1, x3 का कितना है 2।
अभी x1 का कितना है -1, x3 का कितना है -3, ठीक है। x3 के लिखते वक्त हम लोग x3 के कोएफिशिएंट नहीं देखेंगे, x1 x2 के लिखेंगे। तो x1 का 1 है, x2 का 2 है, ठीक है। पहले इक्वेशन का हो गया, दूसरे इक्वेशन से क्या आएगा -1, यहाँ पर -5 आएगा, ठीक है। तो x1 के नीचे नंबर क्या होगा 2 इंटू -3 -6 और ये -5 इंटू 2 -10, पहले 10, तो नीचे क्या नंबर बनता है 4, ठीक है। इज इक्वल टू -x2 1 इंटू -3 और +2 हो जाएगा, कितना बनता है -1 इज इक्वल टू, ठीक है। x3 के नीचे देखो नंबर कितना होगा -5 + 2 -3 इक्वल टू ये क्या लिखा t लिखा। तो ये आगे कैसे बन रहा है देखो, ये x1 इज इक्वल टू, ये इन दो पार्ट को मत देखो, x1 इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं 40, तो x1 इक्वल टू मैंने 40 लिख दिया, कॉमा ये माइनस कैंसिल हो रहा है। तो देखो पहला और ये आखिर का पार्ट मत देखो, x2 की वैल्यू सीधा सीधा आप लोग क्या बोल सकते हो t फिर, और यहाँ पर x3 क्या कहोगे आप लोग -3t, ठीक है। पहले दो पार्ट नहीं देखे, -3t के साथ मल्टीपल किया तो x3 कितना कहा हमने -3t कहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो कैपिटल X लिखा हुआ था ना, ये आइगन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर 3 एलिमेंट थे x1 x2 x3 जो हमें यहाँ पर मिले हुए x1 x2 x3। तो उसके नीचे क्या लिखा देयरफॉर, ये कैपिटल X लिखा इक्वल टू, ये कैपिटल X क्या होगा आइगन वेक्टर होगा एट लैम्बडा इक्वल टू 1, ठीक है। आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 1 पर ये मिलने वाला आइगन वेक्टर है। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट थे x1 x2 x3, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास 40 थी, 40 लिखा, यहाँ पर t लिखा, लास्ट में क्या लिखा -3t लिखा। इससे हम लोग किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं t को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ये 4, t को बाहर लिया तो 4 बचा, t को बाहर लिया तो ये पर 1 बचा, t को बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा -3 बचा, ठीक है। तो 4 1 -3 इज द आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा, फॉर आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 1। तो वो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर देखो पॉइंट क्या मेंशन कर दिया है, 4 1 -3 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 1, यहाँ पर 2 ऐड कर देता हूँ, करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 1, ठीक है। उसके आगे मैं एडिशनल यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, हियर em लिखा मैंने, ठीक है। उससे भी पहले ये लिख लेता हूँ फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, ये लैम्बडा इक्वल टू 1 को क्या कहेंगे आइगन वैल्यू कहेंगे, ठीक है। लैम्बडा इक्वल टू 1, एम लिखा, एम का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़, क्या कहा एम का मतलब क्या होता है रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़। इसका फुल फॉर्म होगा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, एम का फुल फॉर्म कहा जाएगा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जिसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़। अगर ये आइगन वैल्यूज़ देखो कितनी बार रिपीट हुई थी शुरुआत में, एक ही बार है ना, लैम्बडा इक्वल टू 1, दिस इज द आइगन वैल्यू, जो कि कितनी बार रिपीट हुई है एक ही बार रिपीट हुई है, तो इसका मतलब उसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा 1 होगा। एम का मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जिसका मतलब हमें लेना है कैलकुलेशन में रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 1 ये एक ही बार रिपीट हुई, तो इसका मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 कितनी होती है 1, ठीक है। एंड लिखा, जीएम लिखा, जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होगा नंबर ऑफ वेक्टर्स, क्या कहा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब हमें लेना है नंबर ऑफ वेक्टर्स। अभी लैम्बडा इक्वल टू 1 इस आइगन वैल्यू पर कितने वेक्टर मिले हमें, एक ही वेक्टर मिला ना 4 1 -3, इसका मतलब इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यही वो सेकेंड केस है जब क्वेश्चन के अंदर अगर आइगन वैल्यूज सारे डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं होते फिर भी दिया हुआ मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो सकता है, कब उस वेक्टर की उस आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ मैच होती है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनलाइजेबल कह सकते हैं। देखो पॉइंट में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके अंदर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आती है यानी कि सारे के सारे वैल्यूज आइगन वैल्यूज अलग अलग आते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मैट्रिक्स कैसे हो जाता है डायगोनलाइजेबल हो जाता है। लेकिन हमें आगे एडिशनली कब करना होता है ध्यान देना होता है, अगर तीनों में से कोई एक आध वैल्यू रिपीट होती है जैसे कि इस केस में हो रहा है, तब कंडीशन क्या होगी फिर भी उस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कहने के लिए कि कंडीशन ये होगी कि हर एक आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 कितनी थी 1। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या बताया था रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़, और ये आइगन वैल्यू 1 कितनी बार आई हुई है एक ही बार 1 2 2 के अंदर, तो उसके कारण यहाँ पर 1 लिखा। और लैम्बडा इक्वल टू 1 इस आइगन वैल्यू पे हम लोगों ने एक ही वेक्टर निकाला ना यहाँ पर 4 1 -3 नाम का, इसका मतलब उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 1, ठीक है। अभी हमें इसी तरीके का काम किसके लिए करना है फॉर लैम्बडा इक्वल टू जो सेकेंड आइगन वैल्यूज था उसके लिए करना है, ठीक है। तो इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, नाउ पुट लैम्बडा इक्वल टू 2 इन ये स्क्वायर ब्रैकेट ए माइनस लैम्बडा आई लिखा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स इज इक्वल टू 0, ये पहले जैसे ही लिखा, ठीक है। उसके आगे लिख देंगे वही
गेट लैम्बडा इक्वल टू 2 या जो आइगन वैल्यू है उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होती 2। क्यों? क्योंकि ये लैम्बडा इक्वल टू ये आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ था 2 बार। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या बताया था रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज जो लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए कितना है 2 है बिकॉज लैम्बडा इक्वल टू दिस आइगन वैल्यूज रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, नाउ चेक कर लेते हैं लैम्बडा इक्वल टू 2 के ऊपर हमें कितने आइगन वेक्टर मिलते हैं वो। ठीक है, अगर लैम्बडा इक्वल टू इस आइगन वैल्यू पे हमें एक ही वेक्टर मिलेगा इसका मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इक्वल टू मैच नहीं होगी किसके साथ, उसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ। इन दैट केस गिवन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, देखो लास्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है पुट लैम्बडा इक्वल टू इन ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा आई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x इज इक्वल टू 0 लिखा है, नीचे लिखा हुआ था वही गेट। तो देखो क्या करेंगे, ये जो शुरुआत में हमने लिखा था ना लैम्बडा की जगह पे अभी आप लोग क्या लिखे आओगे 2 लिखे आओगे। तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2 2 6 6 लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखा फर्स्ट रो में 2 6 6 लिखा। सेकेंड रो में क्या लिखूंगा लैम्बडा की जगह पे है 2 3 माइनस 2 1 1 1 2 हो जाएगा। सेकेंड रो 1 1 2 हो जाएगा। थर्ड रो में चेंजेस क्या होंगे -1 -5 -2 -2 -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा -1 -5 यहाँ पर क्या लिखूंगा -4। इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये चेंजेस मैंने बता दिए। लैम्बडा की जगह पे क्या लिया था हम लोगों ने 2 लिया है इस बार। ठीक है, तो ये -1 -5 -2 कितना बना -4 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाजू में क्या लिखूंगा x1 x2 x3 लिखना होगा। x1 ये x1 कर दिया x1 x2 x3 लिखा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या आएगा ये 0 0 0 आएगा। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस बनाने हैं। 2 इक्वेशन ऐसे बनाएंगे जिसमें उनके कोएफिशिएंट सेम ना हो या फिर उनके रेशियो कॉमन ना आते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसी भी रो के अगर हम लोग रेशियो लेते तो वो सेम नहीं आएगी। इसका मतलब हम तीनों में से कौन से भी 2 रो सेलेक्ट कर सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो छोटे नंबर होने वाले में रो कंसिडर करता हूँ मैं। यहाँ पर सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला रो कंसिडर करूँगा। तो 1 इंटू x1 कितना आएगा x1 1 इंटू x2 कितना होगा x2। ठीक है, 2 इंटू x3 यहाँ पर 2x3 लिखा इज इक्वल टू 0 कर दिया। एंड -1 इंटू x1 ये -x1 लिखा -5x2 लिखा -4x3 लिखा इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है बाय क्रैमर्स रूल लिखना है। बाय क्रैमर्स रूल लिखा x1 आएगा x1 के नीचे डिटर्मिनेंट बनाओ इक्वल टू ये -x2 लिखो। यहाँ पर स्टूडेंट माइनस साइन देना भूल जाएंगे, ये पॉइंट याद रखना। फिर से एक डिटर्मिनेंट बनाओ इक्वल टू यहाँ पर x3 लिखो। फिर से नीचे डिटर्मिनेंट बनाओ इज इक्वल टू सामने t लिख देना। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर x1 छोड़कर x2 x3 के जो कोएफिशिएंट आएंगे पहले और दूसरे इक्वेशन से वो लिख देने होंगे। x1 का 1 है x2 का x3 का t है x2 का 1 है और x3 का 2 है। 1 2 लिखा, यहाँ पर क्या लिखूंगा -5 आगे -4। ठीक है, x2 का लिखते वक्त x1 का ये आएगा 1 x3 का आएगा 2 x1 का आएगा यहाँ से -1 और x3 का आएगा यहाँ से -4। x3 का लिखते वक्त x1 का आएगा 1 x2 का आएगा 1 x1 का आएगा -1 x2 का आएगा -5। ठीक है, इसको पेज को ऊपर कर लेते हैं। नीचे देखो फिर x1 अपॉन क्या आएगा 1 इंटू -4 -4 -5 इंटू 2 -10 पहले माइनस तो कितना आएगा ये 6 होगा। ठीक है, -x2 ऊपर लिखा अपॉन 1 इंटू -4 -4 और ये +2 कितना होगा -2 हो जाएगा इक्वल टू ये क्या लिखा है x3 अपॉन में 1 इंटू -5 -5 + 1 -4 होगा इक्वल टू t लिखेंगे। ठीक है, इससे हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं देखो ये x1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली 6t लिख सकता हूँ। माइनस माइनस कैंसिल कॉमा देके मैं x2 कितना लिखूंगा 2t लिखूंगा और ये कॉमा देकर मैं x3 कितना लिख सकता हूँ -4t। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग बड़ा वाला x बना देंगे यानी कि सेकंड आइगन वेक्टर होगा ये x से डिनोट करेगा आप लोग। उसके अंदर के एलिमेंट x1 x2 x3। ठीक है, जो वैल्यूज आई वो हम लोग पुट कर देंगे 6t 2t और यहाँ पर होगा -4t होगा। ठीक है, कॉमन क्या निकलेगा नंबर भी बाहर लो और ये जो t वेरिएबल था उसे भी बाहर लो। अंदर क्या रहेगा 3 रहेगा, इधर 1 होगा, इधर कितना होगा -2 होगा। ठीक है, यानी 3 1 -2 ये सिंगल ही वेक्टर हमें मिला। ठीक है, हियर वी गेट 3 1 -2 आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 2। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 2 लिखा, इतना भी चलेगा। आगे क्या लिखेंगे हम लोग हियर लिखा मैंने हियर फॉर
फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2, ठीक है। उसके लिए मैं ए एम कितना होता है निकाल लेता हूँ। लैम्बडा इक्वल टू 2, ये आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू कितनी बार रिपीट हुई थी, 2 बार। इसका मतलब ए एम का मतलब क्या कहा था, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसका मीनिंग होता है रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, जो कितनी थी यहाँ पर 2 थी, ठीक है। ये 2 नंबर 2 बार रिपीट हुआ था। एंड क्या लिखा, जी एम लिखा। जी एम मतलब क्या, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर रहेगा, ठीक है। जीएम मतलब होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब फिर से बता रहा हूँ, रिपीटेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो लैम्बडा इक्वल टू इस आइगन वैल्यू पे आइगन वेक्टर कितने मिले हमें, एक ही मिला है, ठीक है। इसका मतलब उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन गिवन मैट्रिक्स को अगर मुझे डायगोनलाइजेबल दिखाना था तो क्या होना चाहिए था, लैम्बडा इक्वल टू इस आइगन वैल्यूज़ की, देखो आइगन वैल्यूज़ की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 2 आई थी। तो उसके हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 अगर आती थी तभी हम लोग गिवन मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बना सकते थे, या फिर उसका डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ला सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फॉर लैम्बडा इक्वल टू दिस आइगन वैल्यू के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मैच नहीं हो रही है। इसके कारण ये वाला मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। देयरफॉर लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि शो दैट करो इसका डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स और निकालो, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स भी निकालो, लेकिन ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बन ही नहीं रहा है, तो हम लोग ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स भी नहीं बना सकते, ठीक है। इस पूरे टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ साथ में दूसरे टॉपिक का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते आए रहेंगे। और वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे होंगे, हेल्पफुल लग रहे हो, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।